रात का अंधेरा घना था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था। केवल ठंडी हवा की आवाज सुनाई दे रही थी। ठंडी हवा चल रही थी। पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, जैसे कि वे भी इस मिशन की गवाही दे रही हों। दो साए, इवान और दिमित्रो, चुपके से आगे बढ़ रहे थे। उनके कदमों की आवाज भी बर्फ में दब गई थी। वे यूक्रेनी सैनिक थे, एक महत्वपूर्ण मिशन पर। उनके चेहरे पर दृढ़ता और संकल्प साफ झलक रहा था। उनका लक्ष्य था दुश्मन के इलाके में घुसपैठ करना। यह मिशन उनके लिए जीवन और मृत्यु का सवाल था। इवान और दिमित्रो अनुभवी सैनिक थे। उन्होंने कई मिशन पूरे किए थे, लेकिन यह सबसे कठिन था। वे जानते थे कि यह मिशन खतरनाक है। हर कदम पर मौत का साया मंडरा रहा था, लेकिन वे अपने देश के लिए कुछ भी करने को तैयार थे। उनके दिलों में देशभक्ति की भावना थी। उनका मिशन था दुश्मन की गतिविधियों की जानकारी इकट्ठा करना। ये जानकारी उनके देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ठंडी हवा उनके चेहरे पर वार कर रही थी, लेकिन उन्होंने अपने कदम नहीं रोके। तारे भी आसमान में छिपे हुए थे, जैसे कि वे भी इस मिशन की गुप्तता को समझ रहे हों। इवान और दिमित्रो चुपचाप आगे बढ़ते रहे। उनके कदमों की आवाज भी बर्फ में दब गई थी। हर कदम पर सावधानी बरतते हुए वे जानते थे कि एक गलती उनकी जान ले सकती है। उनके दिलों में देशभक्ति की भावना थी। यह भावना उन्हें आगे बढ़ने की ताकत दे रही थी, और डर का एक अंश भी। लेकिन उन्होंने अपने डर को अपने मिशन के आड़े नहीं आने दिया। लेकिन वे पीछे नहीं हट सकते थे। उनके पास कोई और विकल्प नहीं था। उनका मिशन बहुत महत्वपूर्ण था। यह उनके देश की सुरक्षा के लिए था, और वे इसे हर हाल में पूरा करना चाहते थे। अचानक इवान ने दिमित्रो को हाथ के इशारे से रोका। उसकी आंखें चौड़ी हो गईं और उसने अपने कानों को ध्यान से सुनने के लिए झुका लिया। तुम्हें वह आवाज सुनाई दी? इवान ने धीरे से पूछा। उसकी आवाज में एक हल्की सी घबराहट थी। इवान ने फुसफुसाते हुए कहा। उसकी सांसें तेज हो रही थीं और उसकी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। दिमित्रो ने ध्यान से सुना। उसने अपने चारों ओर की हर छोटी से छोटी आवाज को पकड़ने की कोशिश की। पेड़ों की सरसराहट के अलावा कुछ नहीं था। हवा की हल्की सी आवाज और बर्फ के गिरने की ध्वनि। मुझे कुछ नहीं सुनाई दिया, दिमित्रो ने कहा। उसकी आवाज में संदेह था, लेकिन वह शांत रहने की कोशिश कर रहा था। हो सकता है कि तुम गलत सुन रहे हो। दिमित्रो ने इवान को सांत्वना देने की कोशिश की, लेकिन उसकी आंखों में भी चिंता थी। इवान को यकीन नहीं हुआ। उसने फिर से सुना। उसकी आंखें अब भी चारों ओर घूम रही थीं। उसे साफ एक फुसफुसाहट सुनाई दी थी। वह आवाज इतनी हल्की थी कि उसे यकीन नहीं हो रहा था। वे थोड़ी देर और रुके रहे, अपने आसपास की आवाजों पर ध्यान देते हुए। हर छोटी सी आवाज उन्हें और भी सतर्क बना रही थी। लेकिन फिर उन्हें कोई आवाज नहीं आई। चारों ओर सन्नाटा था, जैसे जंगल ने अपनी सांसें रोक ली हों। शायद तुम सही हो, इवान ने कहा। उसकी आवाज में अब भी संदेह था, लेकिन उसने दिमित्रो की बात मान ली। चलो चलते हैं। वे फिर से आगे बढ़ने लगे। उनके कदम अब और भी सावधानी से उठ रहे थे, लेकिन अब वे और भी सतर्क हो गए थे। हर कदम पर उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उन्हें ऐसा लग रहा था जैसे कोई उन्हें देख रहा है। उनकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही थी, और यह भावना उन्हें और भी बेचैन कर रही थी। घंटों पैदल चलने के बाद उन्हें एक झोपड़ी दिखाई दी। यह एक लंबी और थकान भरी यात्रा थी, बर्फ से ढके जंगल में चलते हुए। झोपड़ी पुरानी और जर्जर थी। ऐसा लग रहा था जैसे यह वर्षों से छोड़ दी गई हो। ऐसा लग रहा था जैसे सालों से यहां कोई नहीं आया था। बर्फ की मोटी परत ने इसे और भी रहस्यमय बना दिया था। हमें यहां रुकना चाहिए, दिमित्रो ने कहा। यह जगह हमें ठंड से बचा सकती है। यह खतरनाक हो सकता है, इवान ने कहा। हमें सतर्क रहना होगा, लेकिन हमें आराम की जरूरत है। हम और नहीं चल सकते, दिमित्रो ने जवाब दिया। वे सावधानी से झोपड़ी के पास पहुंचे। अंदर झांका। अंदर का दृश्य और भी अजीब था। अंदर एक मेज, कुछ टूटी कुर्सियां और एक चूल्हा था। सब कुछ धूल से ढका हुआ था। झोपड़ी के एक कोने में एक पुरानी लकड़ी की संदूक रखी थी। दिमित्रो ने संदूक खोली। संदूक खोलते ही एक अजीब सी गंध आई। उसमें कुछ कपड़े, एक टूटा हुआ कंघा और एक पुरानी डायरी थी। डायरी के पन्ने पीले पड़ चुके थे, जैसे किसी ने उसे सालों से नहीं छुआ हो। दिमित्रो ने डायरी उठाई। उसका कवर चमड़े का बना था। उस पर एक नाम लिखा था, निकोलाई। यह डायरी किसी निकोलाई नाम के व्यक्ति की है, दिमित्रो ने कहा। उसने डायरी खोली और पढ़ना शुरू किया। डायरी में निकोलाई ने अपने जीवन के बारे में लिखा था। वह भी एक सैनिक था।
लेकिन वह एक अलग युद्ध लड़ रहा था। डायरी में एक जगह निकोलाई ने लिखा था, आज मैं समय के एक रहस्य से परिचित हुआ। मुझे एक ऐसी गुफा मिली है जो भूतकाल और वर्तमान के बीच एक द्वार है। समय यात्रा? इवान ने कहा। यह नामुमकिन है, लेकिन दिमित्रो ने डायरी पढ़ना जारी रखा। निकोलाई ने गुफा के स्थान का वर्णन किया था। यह झोपड़ी से बहुत दूर नहीं थी। हमें इस गुफा को ढूंढना होगा, दिमित्रो ने कहा। हो सकता है कि हमें वहां कुछ उपयोगी जानकारी मिल जाए। बाहर चांद बादलों के पीछे से झांक रहा था। वे झोपड़ी से बाहर निकले। दिमित्रो ने डायरी में दिए गए दिशा निर्देशों का पालन किया। वे एक घने जंगल में पहुंचे। अचानक दिमित्रो ने एक गुफा देखी। मुझे लगता है कि हमें यह मिल गई, उन्होंने कहा। वे सावधानी से गुफा में घुसे। गुफा अंधेरी और नम थी। वे धीरे धीरे आगे बढ़े। फिर उन्हें एक तेज रोशनी दिखाई दी। रोशनी इतनी तेज थी कि वे अपनी आंखें नहीं खोल सके। जब उन्होंने अपनी आंखें खोली तो उन्होंने पाया कि वे एक अलग जगह पर थे। यह अब रात नहीं थी, सूरज चमक रहा था और उनके आसपास सब कुछ अलग था। यहां क्या हुआ? इवान ने पूछा। हमें कहां लाया गया है? दिमित्रो ने आसपास नजर दौड़ाई। मुझे नहीं पता, उन्होंने कहा, लेकिन मुझे लगता है कि हमें निकोलाई की बातों पर यकीन करना होगा। क्या वे सचमुच अतीत में आ गए थे या यह सब एक भ्रम था? उनके पास कोई जवाब नहीं था, लेकिन एक बात तो तय थी, वे अब एक अज्ञात दुनिया में फंस चुके थे और उन्हें अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष करना होगा।